लाइफ प्रोसेस जिसमें मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ जब प्लांट खुद अपना भोजन खुद से बनाता है तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफ मीन्स होता है कि जो न्यूट्रिशन नहीं बना पाता खुद से, प्लांट पे डिपेंड होता है, उस न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में प्लांट आता है और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बीइंग्स हुआ, सारे क्या है, हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन है। वो हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन करते हैं। गाइस, आप लोग तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, अमीबा जो है, अमीबा बहुत एकदम स्मॉल यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है। ये स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। ह्यूमन बीइंग का भी न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मीन्स होता क्या है? होलोजोइक मीन्स वो होता है जिसमें इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। ये सब प्रोसेस जिसे हमें होता है उसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अमीबा में देखिए गाइस न्यूट्रिशन किस तरह से हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पर फूड पार्टिकल आया, अमीबा के पास सूडोपोडिया बनाता है और सूडोपोडिया बनाने के बाद वो क्या करता है, वो फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेता है। तो उस न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देख रहे हैं गाइस आप लोग, इस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स का है, इस न्यूट्रिशन को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है गाइस, ये टंग है, ये माउथ है यानी बकल कैविटी है, ये ओसोफेगस है, ये डायफ्राग्म है। डायफ्राग्म क्या करता है, लंग और स्टमक को अलग करता है, वो डायफ्राग्म है। ये आपको दिख रहा है लीवर है राइट साइड में, और लीवर के में जो बाइल स्टोर हो रहा है, बाइल डक्ट है गाइस, आपको दिख रहा है। गॉल ब्लैडर है, लीवर के पास गॉल ब्लैडर है। ये स्टमक है जे शेप्ड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पैंक्रियाज है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एनस है, ये अपेंडिक्स है। गाइस आपको सब दिख रहा है। खाना हमारा टंग में जाता है, यहाँ पर जो टीथ है वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है खाना को। उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाएगा, मौत में से होते हुए वो कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस से होते हुए वो जाएगा स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में फूड को, लेकिन यहाँ भी कम्प्लीटली डाइजेस्ट फूड का नहीं होता है। कम्प्लीटली डाइजेस्ट फूड का कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड होता है, उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल एंजाइम निकलता है जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से होते हुए वो निकल जाएगा बाहर। गाइस आपको समझ में आया यहाँ पर लीवर का क्या रोल है और पैंक्रियाज का क्या रोल है। लीवर हमारा बाइल जूस निकालता है जो कि फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। वो बाइल जूस डक्ट के थ्रू वो इंटेस्टाइन में आता है और वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैंक्रियाज का क्या रोल है,
ये पैंक्रेटिक एंजाइम निकालता है, जो कि एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। जो हम लोग लेते हैं चावल, दाल और सब्ज़ी वगैरह जो लेते हैं, तो हमारा उसमें क्या होता है? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। तो ये सारे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंजाइम, जो कि एंजाइम हमारा पैंक्रियास से निकलते हैं और इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है। वो जब डाइजेस्ट होता है फूड, फिर वो लीवर के में इसका डाइजेस्टेड फूड वो लीवर में जा कर के सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआता है। गाइस, आपको तो कुछ समझ में आया होगा इसके बारे में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। और फैट डाइजेस्ट करता है किसको? फैटी एसिड को। और इसको फैटी एसिड को डाइजेस्ट करता है। फैटी एसिड को डाइजेस्ट करता है ये। गाइस, आपको तो कुछ समझ में आया होगा और मैं आपको समझाती हूँ। गाइस, बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। अब मैं थोड़ा सा लंग के बारे में समझाती हूँ। अगर आप देखिए लंग के बारे में, ये ऊपर में देख रहे हैं, नेज़ल पैसेज है, माउथ कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, लंग्स है, रिब्स है, डायफ्राग्म है, ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर सैक है। गाइस, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सब दिख रहे हैं। जब कार्बन, ये तो पता ही होगा गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। जैसे इसका उल्टा हम लोग का कौन करता है? पेड़ करता है। पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो लोग खाना बनाता है सूरज की रोशनी में। गाइस देखिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन जो है, सॉरी गाइस, ऑक्सीजन हम लोग के नेज़ल कैविटी में जाएगा। जाने के बाद ये हमारा कहाँ जाएगा? ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स में होते हुए फिर कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? वो ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में जाएगा गाइस। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होते हुए वो फिर कहाँ जाएगा? वो हमारा दो जगह डिवाइड हो जाएगा, जिसको ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। और फिर छोटे छोटे जो बैलून लाइक शेप हैं, जिसको एल्वुलर सैक कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं, उसमें जाएगा ये लंग के चारों तरफ जो है ये ब्लड का कैपिलरीज होता है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आता है, ब्लड वो ऑक्सीजन ले करके उछला आता है और जा कर के पूरे होल बॉडी के सेल को, टिश्यू को, सेल को देता है। और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको ले करके और वो लंग में पहुंचाता है। और उसके बाद वो लंग के थ्रू जो है, लंग के थ्रू ट्रैकिया से, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स से होते हुए, नेज़ल कैविटी से होते हुए, नेज़ल पैसेज से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो गाइस, समझ में आया होगा आपको कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। गाइस, आपको पता चल गया होगा, ये हमारा डायफ्राग्म है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
ये डायफ्राम बिल्कुल जस्ट हम लोग के लंग के बगल में रहता है, जिसके कारण हमारा लगता है कि स्टमक भी अप और डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये डायफ्राम के कारण हो रहा है, क्योंकि ये डायफ्राम है जो कि हमारे स्टमक को अप और डाउन करता है। जैसे ही लंग लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो एल्वुलाई जो है हमारा फूल जाता है, एल्वुलाई, तो हमारा डायफ्राम थोड़ा सा नीचे चला आता है। और जैसे ही फिर हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो एल्वुलाई फिर हमारा ऊपर चला जाता है। ये एल्वुलाई से पूरा ऑक्सीजन निकल जाता है, जिसके कारण डायफ्राम फिर ऊपर की ओर चला जाता है। तो गाइस, आपको समझ में आया होगा ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं गाइस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन गाइस, ट्रांसपोर्टेशन गाइस इस ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है? हार्ट है। हार्ट का फिगर बता रही हूँ। देखिए, यहाँ से हमारा ये राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। गाइस, आपको दिख रहा होगा राइट आर्ट्रियम से ये हेड का नेक का ब्लड जो है ये वेना कावा के थ्रू अपर बॉडी में आएगा, अपर हार्ट में। और नीचे का जो है वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा से आएगा। ऊपर का नाम को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ से हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद उसके बाद फिर राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम से देख रहे हैं गाइस, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से फिर वो जा कर के पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो कहाँ जाएगा? वो लंग में जाएगा। लंग में जाने के बाद गाइस, आपको पता है कि लंग में जाने के बाद क्या होता है? लंग में जाने के बाद ये प्यूरिफाई होता है, यानी कि ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ख़त्म हो जाएगा और कम कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रह जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन का काम कहाँ होता है? वो लंग में होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो फिर देख रहे हैं गाइस, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से हो करके फिर यहाँ पर दिख रहा आयोटा, फिर ये आयोटा से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा है, लगा हुआ रहता है। वो आयोटा से होते हुए फिर वो आर्टरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, फिर होल ऑफ द बॉडी में चला जाएगा गाइस। समझ में आया गाइस आपको कि ये क्या है? आपको पता चल गया होगा। ये राइट आर्ट्रियम में है, ये राइट वेंट्रिकल है। जब भी ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग में जाएगा, लंग में प्यूरिफाई हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर वो जाएगा आयोटा में और पूरे होल ऑफ द बॉडी में मिल जाएगा। गाइस, एक एक करके मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे क्या होता है। अभी इसका होल मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ आपको, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिए गाइस, अब एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन में दिख रहा है आपको गाइस, ये किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है और एक राइट किडनी है। और आपको दिख रहा है कि ये रीनल वेन है गाइस, दिख रहा है ये रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, दिख रहा है गाइस। इसके बाद ये वेना कावा है, जब ये वेना कावा आपको बताए थे। ये यूरेटर है, ये दो छोटे ट्यूब है किडनी से जो लगा हुआ है, लंबा लंबा दो ट्यूब है, उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। यूरिन जो है किडनी से हो करके यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तब हम लोग को फील होता है यूरिनेशन का, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है।
गाइस आपको पता चल गया होगा क्या बोले हम किडनी के बारे में। ये हमारा 2 किडनी होता है, ये लेफ़्ट किडनी है, एक लेफ़्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। और ये जो किडनी से पाइप लगा हुआ है उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर में जो यूरिनेशन जमा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जा करके और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा गाइस। समझ रहे हैं ना गाइस? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको हम बता रहे हैं, इसके बाद में आपको बताएंगे फिर और। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।